हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत का सबसे उम्रदराज वट वृक्ष नया पाया गया है, पुराना रिकॉर्ड टूट गया है और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो देख रहे हैं आप। एक एक करके सब पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले एक खास चीज़ पर ध्यान देते हैं हम लोग, और वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल। उसका जो एग्जामिनेशन हो रहा है, तो 8 जून को जो एग्जामिनेशन हुआ फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, उसके करंट अफेयर्स एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस टकराए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड अगर हम देखेंगे सिर्फ तो उसको, भारत में रेपो रेट कौन सा संगठन तय करता है? सिंपल आंसर है आरबीआई। सबको पता होना चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक। और ये अभी कुछ महीने पहले की बात है जब रेपो रेट को लेकर आरबीआई ने जो कदम उठाए थे उसको लेकर मैं खबर बता रहा था और इसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझा रहा था मैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में विदेश व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? तो डीजीएफटी नियंत्रित करता है। ठीक है। और यहाँ पर पूरा डिटेल बताया जा रहा है। उस दौरान जो विदेश व्यापार से रिलेटेड जो कुछ बदलाव किए गए थे चांदी को लेकर, आयात में नियंत्रण को लेकर, तो वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो बिहार में है। और ये काफ़ी चर्चा में रहा है जब रामसर स्थल सूची में इसको शामिल किया गया था। और ये देखिए, जो मैं बता रहा हूँ अभी कुछ वक्त पहले की बात है, तब ये मैं बताऊँ 39वां स्थान था इसका, कंवर झील का, देश भर में। अब तो टोटल 100 रामसर स्थल हो गए हैं, लेटेस्ट जो अपडेट है उसके अनुसार। तो इसका आंसर ये बिहार जो है ना वो होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख रहे हैं आप कि भारत में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं। और इसमें आप देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन आप देखेंगे अभी मैंने जो बताया है उसमें, ये देखिए अभी आएगा प्रश्न। उत्तराखंड के बाद आजाद भारत का दूसरा राज्य कौन बना जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 पारित किया है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। ये सही आंसर होगा, गुजरात। कई लोग कहेंगे उत्तराखंड होना चाहिए। तो देखिए उत्तराखंड जो है ना वो 2026 से पहले पारित हुआ था वहां पर। ओके, 2026 से पहले पारित हुआ था। और जो जो कहा जाता है ना गोवा के बारे में, तो वहां पर पुर्तगाल सिविल कोड है, पुर्तगाली सिविल कोड है। यहाँ पर समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। चीज लगभग सेम है, लेकिन जो नाम की हम बात करेंगे ना, तो ये दूसरा जो राज्य होगा वो गुजरात होगा। ठीक है। पहला अगर आजाद भारत की बात करेंगे तो वो उत्तराखंड है, फिर उसके बाद गुजरात है, और उसके बाद एक और राज्य है उसने भी ये पारित कर दिया है, और वो है कौन? असम। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, घुमा के क्वेश्चन आते हैं ताकि आप कंफ्यूज भी हो सके। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है? तो देखिए इस नदी की चर्चा खूब हुई थी। कब हुई थी? जब पेरिस ओलंपिक हुआ था 2024 में, और इसका उद्घाटन समारोह सीन नदी पर ही हुआ था। अब ये देखिए इस खबर में, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यहीं पर साफ साफ सामने लिखा हुआ है सीन नदी पर उद्घाटन समारोह हुआ 26 जुलाई 2024 को, और फिर बाद में समापन भी वहीं सीन नदी पर ही किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 16 जनवरी को एक्चुअल में, और ये 16 जनवरी जो है ना वो इसका आंसर होना चाहिए। ये वाला ए वाला जो है ना वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब शानदार, मजा आ गया इसको देख के। अभी 8-10 दिन या 15 दिन हुए हैं इसके बारे में बता रहा था। तो भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित है? और ये देखिए आप, भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ये डॉक्टर होमी जे भाभा उन्होंने इसका डिजाइन किया था, इसको बनाया था 3 चरणीय। तो 3 स्टेज का है, और दूसरा स्टेज जो है ना वो अभी कुछ वक्त पहले ही हम लोगों ने सक्सेसफुल आगे पारित कर लिया था। और टोटल जो है ना 3 स्टेज का है। ठीक है। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे टकरा रहे हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है। महाकीर्तिमान बनाया था, फास्ट ब्रीडर, ये सेकंड स्टेज में पहुंच चुके हैं, और तीसरा जब स्टेज होगा तो चमत्कार सा हो जाएगा भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा
राज्य 2026 में 20 सिटीज दुबई जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? आंसर क्या होगा इसका? इसका जो इसमें कौन सा राज्य, देखिए राज्य नहीं, उस शहर को शामिल किया गया था और वो केरल का शहर है और वो है वर्कला। यहाँ पर देख रहे हैं ना, वर्कला, और ये केरल का ही एक शहर है। ये सिटीज को शामिल किया गया था जीरो वेस्ट में। ठीक है, एकमात्र भारतीय शहर यही था वर्कला, और एक पूरी लिस्ट आप तमाम देशों का देख सकते हैं, उसमें वर्कला यहाँ पर मैंने बताया था। पूरा यही प्रश्न सामने आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस जो कि प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो डैश के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसके पूरे चर्चा हो रही है और ये थीम से भी समझ सकते हैं आप। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण, सतत कृषि पद्धति, इन सब के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और वही आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और ये जीएसटी परिषद के द्वारा जो जीएसटी का स्लैब रखा गया था ना, उसमें मुख्य तौर पर तो दो थे। एक मुख्य तौर पर दो थे, एक 5 मतलब 18% था और दूसरा जो है ना 12% था, 28% था। ठीक है, लेकिन उसमें कई सारे थे, 4-5 थे मुख्य तौर पे। तो अब उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा वाला था ना 40% था, और 40% वो जो तम्बाकू हो गया, इसके अलावा कई सारे जो विलासिता की चीज़ें ना उस पर लागू किया गया था सबसे ज़्यादा। तो वो 40% इसका जो ना वो सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है कि मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए, यही प्रश्न है ना सामने आपके। ठीक है, भारत ने चीन में अपना नया राजदूत किससे नियुक्त किया? विक्रम के दौरेस्वामी। ठीक है, विक्रम के दौरेस्वामी, ये इसका सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है प्रश्न कि पद्म भूषण 2026 के कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े हैं और उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? एक तो मैंने इस बार जो पद्म अवार्ड्स के बाद लिस्ट जो दिया ना, वो राज्यवार भी दिया था मैंने। तो देखिए, उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी, एक तो ये लिस्ट थी कि पद्म भूषण किनको दिया गया, कहाँ से, तो उसकी लिस्ट थी। दूसरा राज्यवार दिया गया था, तो हर राज्य के तो वो देख सकते थे। ये देखिए, उत्तराखंड भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। अगला सवाल है कि बुखारेस्ट किस देश का राजधानी शहर है? तो ये एक्चुअल में रोमानिया का है। जब मैं ये बता रहा था ना, रोमानिया में जो नए सत्ता परिवर्तन हुआ, तो फिर हम तो हर देश के बारे में जो जिक्र होता है तो उसका मैप दिखाते हैं। ये रोमानिया है, कहाँ पर रोमानिया है, उसकी राजधानी, उसकी मुद्रा, उसकी अलग अलग खूबियाँ, पड़ोस देश, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अलग अलग पड़ोस देश कौन से हैं। ठीक है, राजधानी क्या है, ये क्या है, सब कुछ यहाँ चर्चा होती है इस करंट फोर्स वीडियोस में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला महत्वपूर्ण सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि ये जो है ना 24 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिए गए, और उसी में जो है ना वो एक विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी है। तो किसके लिए दिया जा रहा है ये मैं बता रहा हूँ कुछ वक्त पहले ही, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जा रहा है। तो डी जो है ना उसका सही आंसर होगा ये। ठीक है, अब आगे देखिए, प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? और ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति जारी की, तो इसका नाम क्या है? और इसका नाम प्रहार यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इसी क्वेश्चन को उलट दिया है, और प्रहार जो है ना किस के लिए है? तो एक्चुअल में आतंकवाद विरोधी ये पूरा अभियान है गृह मंत्रालय के द्वारा का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। CSIR की मोड मिशन अंतर्गत उड़ीसा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया? ये CSIR उसके तहत उसके द्वारा किया गया था। तो ये कुसुनपुर है, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। तो ये किसुनपुर ये कहेंगे इसका आंसर। अगला है कि मार्च 2026 में है भीषण उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात नारेल, वो किस देश को प्रभावित किया? काफी चर्चा थी, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये वाडा को लेकर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके बारे में तो न जाने कितनी बार मैंने बताया है,
और अभी जो हाल में वाडा की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डोपिंग के जो मामले देखे गए थे, उस भारत को लेकर चिंता जताई गई थी। उस समय भी वाडा की चर्चा हुई थी और इसका जो आंसर होगा वो मॉन्ट्रियल होगा, ठीक है, कनाडा होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किस संस्थान ने वायुमंडल रडार संकेतकों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए ये पेटेंट हासिल किया है? ठीक है, इसका आंसर होगा कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये जो है ना वो केरल में स्थित है, शॉर्ट में CUSAT कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। अब सेकंड शिफ्ट का देखिए, शानदार क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ICC पुरुष T20 विश्व कप किस देश ने जीता है? आंसर क्या होगा? वही भारत होगा, भारत ने जीता है। और ये प्रश्न क्या है, किस देश को हराकर भारत ने जीता है? यहाँ पर प्रश्न मैंने दिया था, न्यूजीलैंड है। ठीक है, इसमें लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर भारत ने जीत हासिल की है, यहाँ क्वेश्चन में ही देख रहे हैं, तो ये भारत होगा, यहाँ पर ये भारत। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये जीता पलक गुलिया और मुकेश नीलावल्ली ने। ओके, अगला है कि गगनयान मिशन, कुछ के मुझे वीडियोस मिल गए, उन सब के मैंने डाल दिए यहाँ पर। गगनयान मिशन, उसके मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया? काफ़ी चर्चा है, मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को ये पता होगा। आंसर होगा इसरो। और अभी हाल ही में जो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 2 हुआ था इसरो के द्वारा, तो उसके बारे ये चर्चा हो रही थी गगनयान को लेकर, और काफ़ी डिटेल में मैं इसके बारे में बता रहा हूँ इसमें। अगला है कि उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए समर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मुख्य उद्देश्य जो है ना, शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, एक्चुअल में यही है समर्थ का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2026 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया? तो 2026 में और कईयों को जोड़ा गया है, 26 में तो उनमें से कौन कौन है? तो एक ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है जो इस बार 26 में जोड़ा गया, तो वो है पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? एटा जिले में स्थित है। और ये क्वेश्चन ये दिख लीजिए, पटना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल का दर्जा मिला? ये इस तरह से क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, एटा जिले में ये स्थित है। अगला है कि GST से संबंधित जो 122वां संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था? इसकी भी कई बार चर्चा हुई है। ये 2014 में ये पेश किया गया था, एक्चुअल में 19 दिसंबर 2014 की बात है। पारित हुआ था ये 2015 में और लागू हुआ था 2016 से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया गया? अब इसमें क्या होगा आंसर? इसमें होगा आंसर, ये देखिए 27 अप्रैल, यहाँ पर देख भी रहे हैं 2024 का। ठीक है, 27 अप्रैल यहाँ वाला, ये वाला सही आंसर होगा। तो कई बार बच्चे कहते हैं ना सर आप दिवस बहुत पढ़ाते हो। अरे जो कंटेंट है वो पढ़ाएंगे ना, वो तो बताएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते ना। दिवस से ही कई कई क्वेश्चन आ गए, 4-5 क्वेश्चन दिवस से पूछ दिए गए हैं, तो महत्वपूर्ण ये सब चीज़ें हैं ना। ओके, तो ये जो है ना वो विश्व पशु चिकित्सा दिवस तो कब मनाया था? अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो तुरंत कैलकुलेट कर लेगा कि 2024 में जो है ना वो इतने, ये कौन सा डे था, तो वो 27 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं, और ये तो मजा आ गया। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट KMTTP, उसके तहत भारत और म्यांमार के बीच में हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? और ये देखिए अभी 5-6 दिनों पहले की बात है, जो ये कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, इसको लेकर ये खबर आई थी, इसके अपडेट को लेकर। दरअसल हुआ यूँ कि म्यांमार के जो वहाँ के प्रेसिडेंट है ना, वो भारत आए अभी, ये 3-4-5 दिन पहले की बात है। तो उसी दौरान इसकी भी चर्चा हुई थी। ये दरअसल प्रोजेक्ट लटका हुआ है, सालों दशकों से लटका, 1 आध दशक कह सकते हैं, इतना से लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो म्यांमार है ना, वहाँ पर मतलब विद्रोह चल रहा है, उसकी वजह से। तो ये देख रहे हैं मैप में भी बता रहा हूँ, कोलकाता को सितवे बंदरगाह से कनेक्ट किया जा रहा है,
सितवे बंदरगाह का लगभग काम पूरा हो चुका है। भारत ने ही उसका निर्माण किया है, भारत की ही जो सरकारी कंपनी है उसी ने किया है। तो इस सितवे जो है ना वो इसका सही आंसर ये होगा, सितवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए कि नेक्स्ट शिफ्ट में भी फिर से शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के बारे में प्रश्न आ गया। ठीक है, और वही मैं जो बता रहा था, तो इसका आंसर क्या होगा, CSIR के द्वारा ये दिया जाता है। तो CSIR ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी के रूप में स्थापित हो गया है। तो इसका जो आंसर होगा आंध्र प्रदेश होगा। आंध्र प्रदेश का अमरावती में हुआ था। हालांकि ये प्रश्न मुझसे छूट गया था, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न वो पूरी तरह से सामने आए हैं जो आप देख भी रहे हैं। ठीक है, 100% का दावा तो मैं भी नहीं करता हूँ। हाँ, 95%, 90%, 98% इतना तो टकराते ही हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और ये देख भी रहे हैं इस बार की जो थीम थी वो, और क्यों मनाया जाता है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये सब खबरें एक साथ सामने आई हैं, और ये देखिए रमन इफेक्ट वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान तो हो गया। हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्त दर्जा प्रदान किया था? ये तो 370, अनुच्छेद 370 था। तो इसी के तहत था, जिसको मतलब एक तरह से 370 को ख़त्म किया गया एक तरह से संसद के द्वारा। इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। ओके, मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन ये है कि इन में इस विकल्प में से आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई क्या है? जो मैंने पहले बताया ना कि जब जो भी विदेश से रिलेटेड खबर होती किस देश के बारे में, तो एक एक मैप के ज़रिए मैं बताता हूँ। ठीक है, और आइसलैंड के बारे में भी मैंने बताया है कि इसमें क्या है। तो आइसलैंडिक क्रोना इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला सी वाला जो ना वो सही आंसर होगा। और ये मैप के ज़रिए एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ, उस देश के बारे में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दरअसल हुआ था कि भारत ने FTA साइन किया था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के द्वारा के साथ। उसमें कई सारे देश थे, उसमें ये आइसलैंड भी उसमें शामिल था। अब अगला देखिए, यहाँ पर गिफ्ट सिटी के बारे में क्वेश्चन आया है कि ये जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, तो ये किस शहर में स्थित है? और इसके बारे में फुल डिटेल मैंने दिया था जब नए चेयरमैन बनाए गए अभी हाल ही में, उदय कोटे को। एक्चुअल आंसर जो इसका होगा ना वो गांधीनगर में होगा। ठीक है, ये गांधीनगर इसका सही आंसर होगा। तो ये देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस जो है ना धुआंधार टकराए हैं। मज़ा आ गया, और बहुत आसान से सवाल थे, और मुझे लगता है कि इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये कवर कर लिया है। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं हमारे जो व्हाट्सएप जो हेल्पलाइन है वहाँ पर, कि उनके क्वेश्चंस, उनके जो चीज़ें हैं वो टकराई हैं। तो अगर आप भी करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है। 2 तरह के बैच हैं। एक बेसिक मेंबरशिप है जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस इन सब के लेवल का है, और इसमें PDF, वीडियो, मॉक टेस्ट, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब मिलता है। और अभी छूट चल रही है, ज़बरदस्त छूट चल रही है, 1-2 दिन की है। ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक एडवांस करंट अफेयर्स है, ISPCS एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम। इसमें कुछ अलग तरह के कंटेंट होते हैं, इन डेप्थ में कंटेंट होते हैं, और स्टेटमेंट वाइज जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं UPSC में और PCS में, उस तरीके से क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, PDF, टेस्ट, सब कुछ, और वीडियो भी। ठीक है, स्पेशल क्लासेस भी होते हैं इसके। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। ओके, और आप लोग बताइए कि कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो। इससे पहले आप UPSC का एग्जामिनेशन हुआ, 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही थे 100 में से। तो उसमें भी धुआंधार टकराए क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था। अभी यूपी कांस्टेबल का अपने देख लिया कि किस तरह से टकराए। 150 में से 20-22 क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स के। वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए ध्यान दीजिए और डेली पढ़िए, यही मेरा कहना है। टेस्ट दीजिए,
शार्प लर्निंग ऐप पर, या फिर आप डेली अगर करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए प्रमाणित किया गया भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वट वृक्ष, ये 700 से ज़्यादा वर्ष पुराना है। तो ये किस राज्य और उसके जिले में स्थित है? आंसर होगा बिहार, और उसके जिले कौन का नाम क्या है? मुंगेर। ठीक है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ओके, तो ये मुंगेर में स्थित है। वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ है। 700 से अधिक वर्ष इसकी उम्र होने की पुष्टि की गई है। ओके, और ये भारत का सबसे उम्र दराज जीवित वृक्ष ये पाया गया है, और इसको अब हेरिटेज ट्री का दर्जा दिए जाने की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है बिहार वन विभाग के द्वारा। ठीक है, मुंगेर में है ये। मुंगेर में क्या है ना, ये अपनी सैकड़ों जटाओं के कारण दूर से ही देखने में एक पेड़ की बजाय मतलब जंगल जैसा ही लगता है ये एक तरह से। ठीक है, अगर ये देखेंगे कि किस जगह पर है एक्चुअल में, तो ये वहाँ पर आईटीसी परिसर है मुंगेर में। तो वहीं पर ये स्थित है, उसी परिसर में। ओके, इंडियन टोबैको कंपनी के परिसर में। और इसको किसने पता लगाया कि इतने साल पुराना है, 700 साल पुराना है? तो वन विभाग के निमंत्रण पर, वन विभाग को बिहार के उनको लगा था कि ये बहुत पुराना है, तो उसके निमंत्रण पर BSIP जो है यानी बीरबल साहनी पूरा विज्ञान संस्थान ये लखनऊ में है, उसके वैज्ञानिक डॉक्टर त्रीना बोस और रिसर्चर्स वो सब पहुंचे थे, और फिर रिसर्च शुरू हुआ था 2022 में। 3 साल का अथक प्रयास हुआ, उसके बाद फिर ये कार्बन डेटिंग की गई। उस तकनीक की मदद से इसकी उम्र 700 वर्ष से अधिक होने की पुष्टि हुई है। और बरगद के पेड़ में क्या होता है, रिंग नहीं बनते हैं, विलय नहीं बनते हैं, ठीक, वलय रिंग नहीं बनते हैं। तो इसलिए वही ना, वैज्ञानिकों को इसको सटीक जो एज है उसको पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का सहारा लेना पड़ा है। और कार्बन डेटिंग में जो C14 है कार्बन, उसका देखा गया कि कितना क्षय हुआ है। ठीक है, उसी से ये पता चला कार्बन डेटिंग से कि कितना पुराना है ये, 700 साल पुराना। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या मानते थे कि भारत का जो सबसे जो पुराना पेड़ है ना, वो द ग्रेट बैनियन है, द ग्रेट बरगद ट्री। ये पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, वहाँ के पास में ही आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटोमोजिकल जो गार्डन है, तो वहाँ पर स्थित है। ये 250 वर्ष पुराना है, बोटोनिकल गार्डन। ठीक है, तो ये 250 वर्ष पुराना है, लेकिन इसका भी रिकॉर्ड टूट गया है। तो अब ये दूसरा, भारत का दूसरा सबसे पुराना जीवित पेड़ है। ठीक है, पहला अब कौन सा हो गया? तो बिहार के मुंगेर का। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात है, चीज़ें आपने समझ ली। ठीक है, कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाया गया है इसका। ओके, कार्बन 14 और कार्बन 12 उसकी तुलना की गई है। कार्बन 14 जितना क्षय हुआ है उसके आधार पर यह तय किया गया है। क्लियर की बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। देश का 100वां रामसर स्थल कौन बन गया है? तो वो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, यानी सोरहा ताल कहेंगे इसको। ये विश्व पर्यावरण दिवस जो था ना 5 जून को, उसी के दौरान 100वां रामसर स्थल की घोषणा की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है। बलिया के बांसडीह जो क्षेत्र है वहाँ पर ये स्थित है, और गंगा नदी में घुमावदार रास्ते के बीच में वहीं पर ये स्थित है, बना हुआ है। और बारामासी ये झील है एक तरह से। ठीक है, इसमें 3 प्रमुख मतलब वाटर चैनल है, उसके ज़रिए मीठा पानी का प्रवाह होता है। ठीक है, अगर इतिहास की बात करेंगे तो ये जो है ना वो एक्चुअल में 1991 में जो ना वो कई सारे गांवों को मतलब मिलाकर इसको बनाया गया, बना था। ये एक्चुअल में नेचुरल है, लेकिन इसका थोड़ा विस्तार भी किया गया था। और फिर 2002 में इसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश में अब तक टोटल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं, तो टोटल जो संख्या हो गई है वो अब 13 हो गई है, केवल उत्तर प्रदेश की कहें तो। अभी आपने देखा कि यूपी कांस्टेबल में पटना पक्षी विहार से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने अपने राज्य की तो याद ही रखिएगा आप। ओके,
और अगर हम बात करेंगे कि देश भर में कितने हो गए हैं, तो देश भर में अब 100 जो है ना वो वेटलैंड हो गए हैं। वेटलैंड किसको कहते हैं? ऐसी नम भूमि जहाँ पर बारिश का पानी या नदी का पानी वो मतलब जमा रहता है, और साथ ही इस क्षेत्र में पक्षियों की बड़ी प्रजाति पाई जाती है। और वेटलैंड मतलब इतना ज़्यादा गहरा पानी न हो, मतलब गहरा भी हो तो कुछ दूरी तक जो है ना वो इतना हो कि पक्षी उसमें चल सकें, मछलियाँ खा सकें, जो जलीय जीव हैं उसको खा सकें पक्षी। ठीक है। अच्छा, रामसर नाम क्यों है? रामसर एक जगह का नाम है, ईरान में है, और यहीं पर 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स उस पर दुनिया ने सिग्नेचर किया था, और इसलिए इसको रामसर संधि कहा जाता है। ठीक है। वेटलैंड कन्वेंशन भी कहते हैं। 1975 में लागू हुआ था, और वो इंटर गवर्नमेंटल ये जो है ना वो संधि है, और भारत ने 1982 में इस पर सिग्नेचर किए थे। ठीक है, 1982 में। तो टोटल संख्या जो हो गई ना अब 100 हो गई है। और लेटेस्ट जो है वो कौन है? वो सुरहा ताल है, या कहें जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। ठीक है। और ये देखिए कांबर झील से भी क्वेश्चन आया था। ओके, अभी कांस्टेबल में। तो ये टोटल को टोटल है, मैंने पीडीएफ में भी दे दिया है, आप शार्प लर्निंग ऐप से जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 100 के 100 पूरी लिस्ट यहाँ पर ये है, अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक में नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया है। कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसी ने इसको अपॉइंट किया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, किया गया है। तो वो इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट स्ट्रेटजिस्ट हैं, और जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है ना वाशिंगटन डीसी, वहीं पर वो मतलब काम करेंगे 3 साल के लिए भारत का, और भारत के पड़ोसी देश कुछ उनका प्रतिनिधित्व वो करेंगे। ठीक है। इससे पहले क्या था ना कि इससे पहले जो थे वो परमेश्वर अय्यर, वो इस पद पर थे। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, जुलाई 1944 में करीब 81 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। अभी इसके प्रेसिडेंट जो है ना वो अजय बंगा हैं। एमडी और सीएफओ हैं अंशुलाकांत, मुख्यालय वही वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम क्या होता है? देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक में टोटल 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिस्सा होते हैं। ठीक है। और ये डायरेक्टर्स जो है ना वर्ल्ड बैंक के 189 जो मेंबर कंट्रीज हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास आमतौर पर भारत के साथ साथ बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका इसका भी प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने किस तरह के खाद्य उत्पादों के लिए नया लोगो जारी किया है? आंसर का इसमें से क्या होगा? वीगन फूड। देखिए, नॉन वेज, वेज इन सब का तो था, अब वीगन का भी जो है ना वो लोगो लगा रहेगा, और ये इस तरह का लोगो होगा। ठीक है। तो ये नया नियम जो है ना 1 जुलाई 2027 से ये लागू होगा, और सभी वीगन जो है ना वो उस उत्पादों पे ये लगाना होगा। अगर दावा किया जा रहा है कि ये वीगन है तो ये जो है ना मुहर लगाना पड़ेगा। ठीक है। वीगन क्या होता है? वीगन उत्पादों में क्या होना है? दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, अंडे, मांस, मछली, शहद, मतलब कि पशु आधारित जितने भी चीजें हैं वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, वीगन में। ओके, वीगन मतलब कि उसमें न दही है, न पनीर, न मक्खन, न घी, न अंडे, मांस, मछली, शहद, यानी पशु आधारित जितने भी तत्व हैं वो सब शामिल नहीं है, तो उसको वीगन कहते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और फिर से बता दूं कि इसका पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, और आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बैचेज हैं। एक बेसिक है जो कि 1 डे एग्जामिनेशन को लेकर है, और दूसरा एडवांस है करंट अफेयर्स का, आईपीसीएस को लेकर वो भी बैचेज चल रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया था? तो 7 जून को मनाया था, और इस बार की जो थीम है ना वो है बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। और ये इस दिवस को WHO और संयुक्त राष्ट्र का जो खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO उसने घोषित किया था। ठीक है। तो ये इसी वजह से खाद्य सुरक्षा की वजह से उसको लेकर, और इसके अलावा भूख को लेकर है,
इसके अलावा मतलब बेहतर कृषि हो सके, खाद्य सुरक्षा हो सके, इन सब चीज़ों को लेकर है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो जून 2026 में किसे नियुक्त किया है? आंसर क्या होगा? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, इनको नियुक्त किया गया है और 1 जुलाई से वो इस पद पर रहेंगे। किसकी जगह ले रहे हैं वो? तो एयर मार्शल नागेश कपूर की जगह ले रहे हैं। ओके, तो इंडियन एयर फोर्स में वो 1986 से हैं। 1986 में उन्होंने कमीशन प्राप्त किया था, नहीं ज्वाइन किया था, और आज वो वाइस चीफ बन चुके हैं एयर फोर्स के। अच्छा, अभी चीफ कौन है एयर फोर्स के? तो वो एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, अमरप्रीत सिंह नाम है उनका, और वाइस चीफ अब ये हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम, इनको बनाया गया है। दरअसल आपको पता ही है कि सीबीएसई, पता है, एग्जाम दर इसका एग्जाम, मतलब गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां हो रही हैं। नीट का गड़बड़ हुआ कितना बड़ा, सीबीएसई का हुआ, बच्चों ने ही पोल खोल दिया कि किस तरह से गड़बड़ियां हुई हैं। ठीक है, जैसे ऑन स्क्रीन मार्किंग सरकार कहती रही कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और क्या हाल हुआ, इतना मतलब टेंशन दिया है बच्चों को, इतना परेशान है बच्चे। सरकार क्या कर रही है? किस लिए सरकार है ये भाई? जब एक एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हैं तो काहे की सरकार है? कमाल की बात। तो ये है, चेंज कर दिया गया है। और बताऊं आपको कि कमाल की बात ये है कि पूर्व जो चेयरमैन थे ना राहुल सिंह, उनको कोई पनिशमेंट नहीं दिया गया। उनको क्या किया गया? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। ठीक है, और बढ़िया काम दे दिया गया उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किस पहले भारतीय पुरुष ग्रैंड मास्टर ने जीता है, या जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन है? तो पहले भारतीय पुरुष, आंसर क्या होगा इसका? आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो 5 जून को खेले गए नॉर्वे में, वो खेला गया था, तो उन्होंने ये जीत हासिल की है। मात्र 20 साल के हैं आर प्रज्ञानानंद, और इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय हैं वो। और एक और ख़ास बात है कि एक ही टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन को 2 बार इन्होंने हराया है। ठीक है, अगर इनकी उपलब्धि देखेंगे तो कमाल की उपलब्धि है। 10 साल में इंटरनेशनल मास्टर बने थे। 2023 में फिडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे थे। 24 में जो है ना वो 45वें शतरंज ओलंपियाड का गोल्ड मेडल दिलाने वाली टीम में थे। 2025 में टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट जीता था। 2025 में सुपर बेट चेस क्लासिक रोमानिया चैंपियन बने थे। 2025 में भारत के नंबर 1 रेटेड शतरंज प्लेयर बने, और 2026 में नॉर्वे शतरंज जो ना वो जीत लिया है, इन्होंने ये टाइटल जीत लिया। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे शतरंज खिताब किस महिला ग्रैंड मास्टर ने जीता है? अब महिला की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर होगा बबी सारा असाउबायेवा। ठीक है, ये एक्चुअल में कजाकिस्तान की हैं, इन्होंने ये जीता है। और चीन की झू जिनेर, उनको हराकर ये खिताब जीता है। अच्छा, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट क्या है? वो हर साल होता है, दुनिया में बहुत प्रतिष्ठित ये टूर्नामेंट में से ये एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, उन्होंने जीत लिया है। और ये फोटोग्राफ रहा, जर्मनी के हैं, और अपने करियर का इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। और इन्होंने फाइनल में इटली के फ्लोविया कोबोली, उनको हराया है। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम कई सारे होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है, और यूएस ओपन हो, टोटल 4। तो उसमें से ये देखिए फ्रेंच ओपन की बात कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि फ्रेंच ओपन 2026 में वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता? मीरा एंड्रीवा। ठीक है, और ये कहाँ की है? तो रूस की ये खिलाड़ी हैं, काफ़ी चर्चित, और इनका भी पहला ग्रैंड स्लैम ये है। इन्होंने पोलैंड की माया च्वालेंस्का, उनको सीधे सेटों में हराया है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2026 में मेंस डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? तो मार्सेल ग्रेनोलर्स और होरासियो जेबालोस। स्पेन के हैं मार्सेल, और अर्जेंटीना के हैं होरासियो। तो इन दोनों ने ये जीत हासिल की है शानदार ढंग से। ओके, तो इन्होंने फाइनल मुकाबले में किसको हराया? तो फाइनल मुकाबले में फिनलैंड के हैरी
और ब्रिटेन के हेनरी पैटन उनकी जोड़ी को हराया। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2026 में विमेंस डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीत लिया है? तो कैटरीना सिनियाकोवा, ये जो चेक रिपब्लिक की है, और अमेरिका के हैं टेलर टाउनसेंड। ठीक है, तो ये दोनों महिलाएं, तो इन दोनों महिलाओं ने ये खिताब जीता है। ठीक है, तो एक तो चेक रिपब्लिक की हैं और ये यूएसए की हैं, अमेरिका की हैं। और ये इस जोड़ी का पहला फ्रेंच ओपन और तीसरा ग्रैंड स्लैम है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2026 में मिक्स डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? तो ये जीता है सारा एरानी और एंड्रिया वावससेरो रे, इन दोनों ने जीता है। तो ये जो है ना वो इतालवी हैं, इटली के हैं ये लोग। तो इन्होंने अमेरिकी जो खिलाड़ी हैं इवाना किंग और कनाडाई गैब्रिएला, उन सबको हराकर ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये फ्रेंच ओपन है, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में 29 मई 2026 को झरनों पर रहने वाली मेढक की एक नई प्रजाति, उसका नाम है अमोलोप्स कमाल, उसको रिकॉर्ड किया गया या कहें उसको वो पाया गया? आंसर क्या होगा इसका? नागालैंड में ये पाया गया है, और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। और मेढक की तस्वीर ये रही। तो ये जेडेसआई जो है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, तो उसके वैज्ञानिकों ने ये नागालैंड के किपहिरे जिले में वहाँ पर झरने से ये नई प्रजाति की खोज की है। उनको पता चला है कि नई प्रजाति है और झरने पर ही रहता है, झरने के पानी में ही ये रहता है मेढक खास तौर पे। ठीक है, तो ये है नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। वहाँ की राजधानी राजधानी क्या है? कोहिमा। और मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक्टर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का निधन हो गया 6 जून 2026 को। तो वह किस भाषाई सिनेमा से जुड़े थे? मलयालम भाषाई सिनेमा से वो जुड़े थे। और फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, 56 ईयर के थे सलीम कुमार। कार्डिक अरेस्ट या कहें हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे ये उस सिनेमा। मलयालम मतलब केरल, वहाँ बोली जाने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने पिनाकल इनोवेशन गोल्ड अवार्ड 2026 जीत लिया है? तो जम्मू कश्मीर बैंक ने जीता है ये। जो लेटेस्ट तकनीक है ना, और जो इनोवेशन है, उस पर इनने काम किया, और डेटा इंसाइट्स और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, उसकी श्रेणी में इसको ये अवार्ड जो है ना वो मिला है। तो जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चटर्जी, तो उन्होंने ये जो अवार्ड स्वीकार किया। अगला, हाँ, ये न्यूज़ भी आप देख लीजिए, और ये स्वीकार करते हुए अवार्ड। अगला क्वेश्चन है कि शॉट पुट यानी गोला फेंक, तो उसमें उसके जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी थे कहिए, बलविंदर सिंह धारीवाल, उनका निधन हो गया 1 जून 2026 को। तो उन्हें कौन से सम्मान मिले थे इसमें से? इसका आंसर होगा महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। ये दोनों जो ना वो पुरस्कार उनको मिल चुके थे। और फोटोग्राफ देख रहे हैं, फेफड़े के कैंसर से पीड़ित थे, और इन्होंने 1982 में जो दिल्ली एशियन गेम्स हुआ था ना, उसमें ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। बाद में कई मेडल इन्होंने जीते थे। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। चले आगे बढ़ते हैं। कितने कलाकारों को वर्ष 2021, 22, 23 और 24 के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो जून 2026 में प्रदान किए गए? तो टोटल 51 ये अवार्ड हैं। और जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, तो उन्होंने इन सभी को सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये सबकी लिस्ट जो है ना वो भी यहाँ पर दे दी गई है। एक तो लखनऊ के विजेता है, बाकी जो विजेता है वो सब की लिस्ट भी यहाँ पर है। तो यूपी वाले एक नज़र देख लेंगे। बहुत लंबा नाम है, इतना याद करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन ये एक 51 दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है।
8 जून 2000 से ये लगातार मनाया जा रहा है। ये जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन था, उसी के द्वारा घोषित किया गया था और पूरी दुनिया में अब ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा ये यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। और अगर करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं, टेस्ट पीडीएफ ये सब कुछ लेना चाहते हैं, कई तरह के पीडीएफ होते हैं, पिछले 2 सालों को मिल जाएंगे, अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी छूट चल रही है, बम्पर छूट चल रही है, ज्वाइन कर सकते हैं। और एक है बैच एडवांस आईएसपीसीएस वाला, तो जो भी आईएसपीसीएस का एग्जामिनेशन देने की सोच रहे हैं, वो अलग लेवल की प्रैक्टिस और अलग लेवल का जो करंट अफेयर्स है ना, जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा, वो ये बैच है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब इसके बाद फिर एडवांस क्लास होगी, वो भी आप जो जिन लोगों ने बैच लिया हुआ उनके लिए स्पेशल क्लास होती है ये। ओके, बाय।